मैं हूं अंकित अवस्थी, आप हैं मेरे साथ में उस अपडेट के साथ जिस अपडेट का इंतजार लंबे समय से चल रहा था। कौन सा अपडेट? अपडेट यह कि रूस बदला लेगा यूक्रेन की गई हरकतों का। यूक्रेन ने कौन सी हरकत की थी? इस महीने की शुरुआत में आपको बताया था कि यूक्रेन की तरफ से रूस के अंदर हमले किए गए थे, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि सर 1 तारीख को हमला हुआ था, उसका रिवेंज इतना दिन बाद पुतिन लिए हैं क्या? नहीं, यह बदला रुक ही नहीं रहा है। साथ ही साथ नाटो चीफ के द्वारा भी यह धमकी दी गई कि अगर रूस ने बाल्टिक रीजन में किसी देश पर हमला किया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। वेस्टर्न मीडिया में एक न्यूज चैनल चलता है DW, जर्मनी का, जैसे ब्रिटेन का BBC है ऐसे DW जर्मनी का है। इसने एक खबर कवर की और इसने लिखा, रशिया ने क्लेम किया है कि वो एंट्री कर चुका है। ये जगह जो है ना, निप्रोपेट्रोव्स्क करके जगह है, तो ये निप्रोपेट्रोव्स्क करके जो स्थान है, इस पर रूस की एंट्री हो चुकी है। रशिया हैज नॉट मेड ए फॉर्मल टेरिटोरियल क्लेम ओवर निप्रोपेट्रोव्स्क अनलाइक 5 अदर यूक्रेनियन रीजन्स। मतलब इसने अभी तक ऑफिशियल इस बात की घोषणा नहीं की है जैसे और 5 क्षेत्रों की कर रखी है, लोहांस्क, डोनास्क, उन जो जगहों की घोषणा कर रखी है, वैसे इस जगह की घोषणा नहीं की है। अदरवाइज ये लोग ऑफिशियली इस क्षेत्र को कब्जा कर चुके हैं। कौन सा क्षेत्र है? आइए मैप पर देखते हैं। देखिए 1 2 3 4 5, इन 5 क्षेत्रों पर तो ऑलरेडी ये कब्जा कर चुका है। कौन कब्जा कर चुका है? रशिया कब्जा कर चुका है। यह खबर तो आपको अब तक पता ही चल गई है। यहां पर क्रीमिया है, इसके बाद लोहांस्क, डोनास्क, डोनबास, ये वाले क्षेत्र हैं। इस वाले क्षेत्र को जो अब आपको येलो दिख रहा है, इस क्षेत्र को रूस ने कब्जे में ले लिया है। इस क्षेत्र का नाम निप्रोपेट्रोव्स्क रीजन है। यह खबर DW में, यह काफी इंपॉर्टेंट चैनल, मतलब उस क्षेत्र का काफी महत्वपूर्ण चैनल माना जाता है, और इन्होंने अपनी तरफ से इस बात को क्लेम करते हुए जानकारी दी कि साहब ऐसा कर चुके हैं ये लोग, और इन्होंने इस क्षेत्र को एज एन इंपॉर्टेंट माइनिंग और इंडस्ट्रियल क्षेत्र के रूप में रिकॉग्नाइज करते हुए कब्जा किया है। आपको ध्यान होगा जब अमेरिका ने यूक्रेन के साथ डील की थी कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, मैं तुम्हें ऑलरेडी इतना धन दे चुका हूं, इसके बदले तुम मेरे साथ मिनरल डील करो, तब हमने आपको मिनरल का नक्शा भी बताया था। यह कहा था कि यह क्षेत्र बहुत मिनरल रिच क्षेत्र है, बड़ी मात्रा में यहां खनिज संसाधन उपलब्ध हैं। ऐसे में रूस भी इस क्षेत्र को चाहता है, अमेरिका भी इस क्षेत्र को चाहता है। इन लोगों ने जब अमेरिका से सहयोग प्राप्त करने की शुरुआत की, ये भाई साहब और थोड़ा आगे सरक करके बैठ गए, उस क्षेत्र को भी इन्होंने कब्जे में ले लिया है। ठीक है, लगभग 10 लाख लोगों के आसपास यहां पर लोग निवास करते हैं, जिस क्षेत्र को ये अपने द्वारा फिलहाल कब्जे में ले चुके हैं। नंबर 1। अब एक और न्यूज तैर रही है, और वो क्या है? यूक्रेन के अंदर नोवा रशिया नामक जगह बनाई जा रही है। नोवा रशिया बोले तो नया रशिया, और उस नए रशिया को इस तरह से प्रेजेंट किया जा रहा है कि अभी तो ये 5 क्षेत्र, लोहांस्क, डोनबास, जापोरिजिया, खैरसान और क्रीमिया, ये 5 क्षेत्र तो ऑफिशियली इनके पास हैं। निप्रोपेट्रोव्स्क इनके पास में और है। ये जो खार्किव वाला क्षेत्र है, माइकोलाइव और ओडिशा वाला जो क्षेत्र है, इन क्षेत्रों पर लगातार हमले चल रहे हैं। इनको शामिल करते हुए ये नए रशिया के रूप में रिकॉग्नाइज करेंगे। एक इस तरह की रिपोर्ट काफी सर्कुलेट हो रही है, जिसमें कहा जा रहा है, 5 जून की 2025 की यह रिपोर्ट है कि वर्ष 2026 के अंत तक यूक्रेन के लगभग आधे हिस्से पर रूस अपना ऑफिशियल क्लेम जाहिर कर देगा, दर्ज करा देगा कि यह पूरा क्षेत्र मेरे पास है। इसमें से ये जो निप्रो रिवर है, इसके पूर्व से और उत्तर का जो क्षेत्र है, यह एक प्रकार से उस नदी से जिसके ऊपर कीव बसा है, उसके एक तरफ का क्षेत्र रूस अपने पास रखेगा और दूसरा यूक्रेन को दे देगा। यानी कि नदी 2 देशों के बीच की जो सीमा है उसे निर्धारित कर देगी, ऐसा कहा जा रहा है। तो ये महाशय क्या कर रहे हैं? ये महाशय उकसा रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि इस आदमी के भरोसे, जिसके ऊपर कोई भरोसा नहीं कर सकता, उसके भरोसे ये अमेरिका से लड़ लेंगे, रशिया से लड़ लेंगे। तो इनकी जो मतलब ख्वाहिश है वो पूरी कैसे होगी, ये तो खैर इनके दिमाग में कोई आइडिया होगा, क्योंकि लगातार अपने लोगों को ये मरवाते चले जा रहे हैं। पुतिन ने अपनी तरफ से इस बारे में इनको बता दिया था कि देखो, मैं बदला लूंगा, ये पब्लिक में है। अब बदला लेने की कार्रवाई में उकसावे का काम ये कर दिए, क्योंकि जब आए थे शुरुआत में तो कहे थे कि इन लोगों के बीच में मैं सारी तरह से समझौता करा दूंगा। अब समझौता करा नहीं पाए, रूस बराबर इनसे हमले करके अपडेट लिए जा रहा है। जेलेंस्की अपनी तरफ से शरणागति में गए कि त्राहिमाम प्रभु बचाइए हमें। तब बचाने के लिए पहुंचे
तो ऐसे में आपका ये जो बयान आना है कि अगर ये नहीं मान रहे हैं तो लड़ लेने दो, मैंने खूब समझा लिया। फिलहाल के लिए रशिया यूक्रेन दोनों समझ चुके हैं। यूक्रेन को भी समझ में आ गया कि अमेरिका हमें नहीं बचाएगा, और रूस को भी समझ में आ गया कि अब ये मान चुके हैं कि मैं मानने वाला नहीं हूं। ठीक है साहब, अपनी तरफ से ये सारे हथकंडे अपना चुके हैं, धमका चुके हैं कि मैं बहुत बुरा कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। कुछ हो नहीं रहा है। ठीक है, तो ट्रंप ने अपनी पलटी मारी। इस बात से इनको तो निश्चित ही परेशानी होनी है कि एक तो बिठाकर आप बेइज्जत किए, कहे कि मैं सीज फायर कराना चाहता हूं, तुम चाह नहीं रहे हो, फिर मैं आपको अपना आधा देश बेच दिया, उसके बावजूद भी आप जो है मान नहीं रहे हो। तो इनके साथ में वाकई में मजाक करने वाले व्यक्ति के साथ बहुत बड़ी मजाक ट्रंप कर दिए। इसी बीच में पोलैंड की टेंशन बढ़ी। पोलैंड ने कल जब ये हमले हुए तत्काल प्रभाव से पैनिक में अपने जो फाइटर जेट्स हैं उनको हवा में उड़ाया, और फाइटर जेट्स को उड़ा करके कि भैया देखो, अगर गलती से ये सीमा क्रॉस करके हमारे अंदर बम गिरा दिया रशिया, इसकी तरफ से तो मजाक हो जाएगा कि ओ माय गॉड, सो सॉरी, आपके क्षेत्र में बम चला गया था क्या? मैं तो यूक्रेन को अंत तक मार रहा था, लेकिन ये क्रॉस करके आप में चला गया, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। तो ये भाई साहब जो हैं खुद अपनी तरफ से हवाई जहाज उड़ा उड़ा करके धमकाए लगे थे कि देखो अगर आप हम पर हमला किए तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। खैर, इस बीच में पोलैंड ने अपनी प्रैक्टिस बढ़िया कर ली। साथ ही साथ नाटो चीफ के द्वारा भी यह धमकी दी गई कि अगर रूस ने बाल्टिक रीजन में किसी देश पर हमला किया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। देखो, नाटो के साथ तो वैसे भी चोट हो रखी है ट्रंप की, वो पहले ही इनको धमकी दे रखे हैं कि तुम्हारे साथ हम युद्ध करने की इच्छा नहीं रखते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ये नाटो कंट्रीज कुल मिलाकर के एक तरह से बॉर्डर लाइन लेकर चल रहे हैं कि बाल्टिक रीजन में अगर इसने हमला किया तो हम सब एकजुट होकर रूस के खिलाफ मोर्चा खोल देंगे। तो ऐसे में अब टेंशन यह होने लगी कि साहब कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिस पर रूस की निगाहें हैं कि वो नाटो कंट्री भी हो और उसको कब्जा भी किया जा सके। सबकी लिस्ट निकली, पर्चियां खुली तो एक अमेरिकी पूर्व जासूस हैं, उनकी चर्चा निकल कर आई कि उनका कहना है कि देखो, बाल्टिक रीजन के अंदर 3 बड़े देश हैं, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, ये बाल्टिक कंट्री कहलाते हैं। कभी ये सोवियत रूस का हिस्सा हुआ करते थे। देखो, ये बाल्टिक समुद्र कहलाता है, और इसके साथ में ये 3 देश हैं, ये रहे। ठीक है, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। तो बोले सबसे पहले ज्यादा चांसेस जो है ना वो लिथुआनिया के हैं, जिसके ऊपर रूस कब्जा करेगा। सबने अपनी अपनी तरफ से चर्चाओं का आंसर दिया। बोले कैसे आपको लगता है कि ये इस पर करेगा? बोले देखो, यूक्रेन पर तो आधा हिस्सा इसके कब्जे में आ ही गया, तो ब्लैक सी हो गया और सी ऑफ अजोव इसके कब्जे में आ चुका है। इसके साथ साथ बेलारूस, तो मतलब ये समझो कि एक्सटेंडेड सोवियत रूस ही है। वो तो मर्ज करने की अगर कल बात करें तो लुकाशेंको जाकर पुतिन के साथ हैंडशेक कर ही लेंगे। तो बचा कौन? बोले लिथुआनिया बचा। ये भी कभी सोवियत रूस का हिस्सा हुआ करता था। इसके जस्ट बगल में यहां पर ना एक जगह है, उसका नाम है लेनिनग्राड। वो असल में अभी भी रूस का ही हिस्सा है बाल्टिक सी के अंदर। वहां पर ये न्यूक्लियर मिसाइल तैनात करके एनी टाइम रखता है। भले ही इसकी कनेक्टिविटी ना रहे, लेकिन फिर भी लिथुआनिया से होकर के ट्रेन जाती है लेनिनग्राड तक, और यहां पर बढ़िया इनके बीच में कनेक्टिविटी बनी हुई है। तो बोले अगला हमला लिथुआनिया पर है। लिथुआनिया इज्जत बचाकर नाटो में शामिल हुआ था, तो इनका मानना है कि लिथुआनिया तो मजबूरी है रूस के लिए लेना, ताकि लेनिनग्राड से सीधा उसका बाल्टिक सी के अंदर एंट्री हो पाए। क्योंकि अभी जो ये वाला क्षेत्र है ना, बहुत ही छोटा इसको एंट्री मिलता है इसमें बाल्टिक सी के अंदर रशिया को। तो इस क्षेत्र में रूस का इस यूरोपियन सी के अंदर एंट्री के लिए बहुत ज्यादा काम का देश रहने वाला है, उसका नाम है लिथुआनिया। अगर इसे इन क्षेत्रों में आना है, मतलब किस क्षेत्र में? ब्लैक सी वाले क्षेत्र में आना है, तो उसने यूक्रेन पर कब्जा करके जिन क्षेत्रों पर कब्जा किया है उससे ब्लैक सी में बढ़िया एंट्री उसको मिल गई है। ठीक है साहब, तो कुल मिलाकर के लिथुआनिया अगला टारगेट है। तो लिथुआनिया की टेंशन बढ़ रही है, इसलिए खबर बन रही है कि 2029 तक नाटो कंट्री के ऊपर यह हमला कर सकते हैं। और इसके लिए जर्मनी टेंशन में है कि भैया सेना बढ़ा लो, अगर हम पर हमला हुआ तो बचेंगे कैसे? नाटो को तो एकजुट रहना है। क्या पुतिन पर यह विश्वास किया जा सकता है कि लिथुआनिया पर हमला करेंगे? बिल्कुल, क्योंकि ये पहले से 1991 से खार खाए बैठे हुए हैं। 1991 तक यूएसएसआर एक ही देश हुआ करता था। 1991 में टूटने के बाद 15 देश बने। उन 15 देशों में से ये यूक्रेन भी है, तो बेलारूस भी है, तो लातविया, लिथुआनिया, ये सब भी हैं। साथ में ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज भी हैं। ये सारे देश जब सोवियत रूस से निकले थे, पुतिन का मन है कि कभी रूस वापस सोवियत रूस बने और 1991 से पहले वाला वो बनकर आए। ये कई बार इस तरह की मंशा जाहिर कर चुके हैं। ऐसे में लिथुआनिया का नंबर अगला होगा, ये बात देखने लायक होगी। खैर, फिलहाल के लिए कुल जमा बात यह है कि इनको कंट्रोल करने की इनकी चाहत अब किसी काम की नहीं बची है। अब दुनिया को यह समझने की जरूरत है कि यह व्यक्ति जो पिछले 3 साल से यूक्रेन को युद्ध में झोंका हुआ है, इसे कब हटाया जाएगा।
क्योंकि अतिरिक्त रूप से यह समय लेकर के राष्ट्रपति बना हुआ है और ऐसे में इसके प्रयास में आधा यूक्रेन लगभग खत्म हो चुका है। हजारों की संख्या में लोग विस्थापित हो चुके हैं, हजारों की संख्या में लोग मर चुके हैं, करोड़ों रुपए का, अरबों रुपए का नुकसान यूक्रेन को हो चुका है। वर्ल्ड में तमाम प्रकार की टेंशन आ गई है। यानी इकलौता एक व्यक्ति, अगर उसकी सोच में पहले दिन यह रहा होता कि वो नाटो के प्रति प्रेम नहीं दिखाता, अगर इसकी एक जिद यह कम रही होती कि मुझे नाटो में शामिल नहीं होना, तो दुनिया रशिया यूक्रेन वॉर नहीं देखती। इसकी यह चाहत कि मुझे नाटो में मिला लो, आज उसी नाटो ने इसको पूरी तरह से चांटों से पिटवाया है। ऐसी स्थिति में दुनिया को टेंशन मिली सो अलग, जिस तरह से प्राइस फ्लक्चुएट हुए, दुनिया में सैंक्शंस का दौर चला, पुतिन के खिलाफ लोग रहे, तमाम प्रकार की चीजें रही। ये सारी बातें एक व्यक्ति के थॉट प्रोसेस के कारण हुई। अब इसका रिवर्स थॉट भी रहता है कि साहब देखो कितना जुझारू है, हट नहीं रहा है, लेकिन अपने देश की रक्षा कर रहा है। कैसी रक्षा? जिस देश की रक्षा के नाम पर खुद सुरक्षित जीवन जी रहे हो, वर्ल्ड पॉलिटिक्स में छपास की बीमारी से पीड़ित चल रहे हो, जहां तहां देखो खुद को सुर्खी में ट्रंप की तरह। मतलब ये तो चलो अमेरिकी राष्ट्रपति है कि एक तरह से दुनिया की सुपर पावर का राष्ट्रपति है। तुम्हें युद्ध से पहले कोई नहीं जानता था और आज सब तुम्हें जानते हैं। चाहे G20 हो, चाहे G7 हो, चाहे दुनिया में कहीं बैठक हो, तुम जाकर पहुंच जाते हो। मतलब हालांकि ये पहले कॉमेडियन हुआ करता था, इसको टेलीविजन पर आने की और कैमरा के सामने परफॉर्म करने की बढ़िया प्रैक्टिस थी। अब ये प्रैक्टिस लंबी खींच गया भाई, तो लोग अपने अपने तरीके की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। बाकी आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स के अंदर रखिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, अपनी राय कमेंट बॉक्स में छोड़ें। थैंक यू सो मच।